गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं मानचित्र या फिर एटलस की जो कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज यूरोप के मैप के संदर्भ में बताऊंगा आज किस ढंग से आप यूरोप के मैप का अध्ययन करें। सर्वप्रथम एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि यूरोप के मैप को या फिर एटलस को आप देखिए तो उसके ड्रॉ करने का एक तरीका होता है। वो तरीका है कि आप इसको कॉपी पर निरंतर अभ्यास करें इसका। जैसे अभ्यास के दौरान यदि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर छोटा बड़ा जैसे स्थिति में अगर आप बनाएं, ये देखिए स्कैंडिनेवियाई पर्वत को लिए यहाँ, फिर आप ये गल्फ ऑफ बोथनिया या फिर बाल्टिक सागर को दिखाते हुए फिर ये पार्ट को आप दिखाए। देख रहे हैं ना, ये बनाने का ये जो एक तरीका है, एक निश्चित पैटर्न पर ये आपको बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये तो हूबहू मैप नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिस्टमैटिक डायग्राम है। स्केच के रूप में इसको खींचा जाता है, स्केचेज मैप कहा जाता है। अब यहाँ हम अध्ययन करेंगे यूरोप का, तो यूरोप के इस पार्ट को आप बार बार बनाने का अभ्यास कीजिएगा। देख रहे हैं ना, ये ड्रॉ लाइन है। आप जैसे दाया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे भी खींच के इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पे यूरोप का। तो किसी भी क्षेत्र का जब हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो उसकी चौहद्दी यानी उसकी चारों ओर क्या है उसका हम पहले अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, एक मैं बनाया हूँ, एकदम इनिशियल से चल रहा है, यानी हम एक छोटे बच्चे की तरह मैप पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ज्योग्राफी की जो एक अवधारणा है जिसके अंतर्गत यह है मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में इसको इस प्रकार से डाला गया, बनाया गया, डिजाइन किया गया है कि वो देखिएगा 9वीं से 10वीं कक्षा तक ही आप तमाम भौगोलिक बातों का अध्ययन कर सकते हैं। आज भी यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल पर या फिर छोटे एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो 9-10 से ही आते हैं। तो जो भूगोल की अवधारणा है उसमें 9वीं यानी स्कूली शिक्षा पद्धति की का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए ये एकदम नहीं आपको टेंशन लेना है कि हम ज्योग्राफी नहीं जानते हैं या स्कूल में ठीक ढंग से नहीं पढ़े तो हम नहीं जान पाए। तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ हम सीखेंगे, एक एक स्टेप पर हम सीखेंगे। इसलिए हम 10 से 12 मिनट मैक्सिमम हमारा लेंथ रहेगा, 10 से 12 मिनट प्रतिदिन देखना। लेकिन शुरुआत में हम 7, 8, 9 मिनट इस चीज को देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी मानचित्र को देखते हैं तो एक भाग उत्तर की ओर होता है तो उसके ठीक विपरीत दक्षिण होता है। उसके अगर हम देख रहे हैं यहाँ खड़े हैं हम, तो बाएं साइड जो क्या हो गया, पूरब हो गया, इधर हो गया पश्चिम हो गया। तो इसको हमको ध्यान रखना है। ये जो मैप है आपको हमेशा ध्यान रखना है। 2-4 बार बनाने का प्रयास कीजिए और इस दिशा को जानने का प्रयास कीजिए। इसी के आधार पर आप पूरे क्षेत्र का मैप को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं यूरोप के। तो यूरोप के इस स्ट्रक्चर का हम देखिए बारी बारी से यूरोप के खंड खंड को हम पार्ट वाइज का अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले किसी भी चौहद्दी, किसी भी क्षेत्र के चौहद्दी, ये चारों ओर क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में है क्या है, दक्षिण में क्या है, उसको देखेंगे। तो एक चीज आप जानते होंगे, एक शब्द है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जिसको पेनिनसुला कहा जाता है, ये क्या है, ये एक ऐसी शब्दावली है, यानी एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए, भारतीय प्रायद्वीप के बारे में भी कहा जाता है, भारतीय प्रायद्वीप का भी, यानी आप प्रायद्वीप शब्द से परिचित हुए, पेनिनसुला इसको कहा है, पेनिनसुला कहा जाता है। अब यहाँ पर आइए हम यूरोप को देखते हैं। तो यूरोप के हम एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यूरोप के उत्तर में क्या है, तो आर्कटिक महासागर है उत्तर में, ध्यान रखना है। देख रहे हैं ना, पृथ्वी एक वृत्त के समान है, देख रहे हैं, पृथ्वी एक गोले के समान है, जिसके उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर है, यानी आर्कटिक का क्षेत्र है ना, आर्कटिक रीजन है। तो उत्तर का क्षेत्र जो हो गया क्या, आर्कटिक महासागर हो गया। अब यूरोप के ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको, यूरोप के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो हमको यही क्वेश्चन पेपर में जब हम देखेंगे तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान देखते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर में, इसके पश्चिम भाग में क्या है, अटलांटिक महासागर, और इसके दक्षिण भाग में भूमध्य सागर है। देखिए ध्यान, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। आगे क्या है, ये 3 भाग का अध्ययन कीजिए, आप याद कर लीजिए, यही क्लास में ही आपको याद कर लेना है। तो इसके क्या है, उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर, पश्चिम में क्या है,
अटलांटिक महासागर, देख रहे हैं ना अटलांटिक महासागर, और इसके दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर। ये क्वेश्चन बराबर पूछा हुआ है, इसके दक्षिण में, यूरोप के दक्षिण में क्या है। आप और वर्ल्ड मैप को जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसके दक्षिण में भूमध्य सागर और यहाँ पर अफ्रीका शुरू हो जाती है, ठीक है। उसी से कनेक्ट करते हुए अरबियन प्रायद्वीप देखा जाए, फिर अपना भारत आता है, उसको भी हम देखेंगे। पहले हम यूरोप को पढ़ेंगे, ठीक है। यूरोप क्या कहते हैं, तो इसके उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, आप मन मन ही बोलिए, इसके उत्तर में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है और इसके दक्षिण में क्या है। याद हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हम शब्द में भी इसको लिख दिए हैं। यूरोप एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर एवं दक्षिण में भूमध्य सागर। ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। आपका ये होमवर्क रहा, 2-4 बार जब भी समय मिले आप इस मैप को बनाने की चेष्टा करें, समझ प्रयास करें इसको। ये प्रयास से ही होगा, मैप बनेगा, समझे ना। इसलिए एकदम ध्यान रखिए, प्रयास आपको करना है। घर पर कुछ अभ्यास या कहीं भी है, आप थोड़ा एक रफ शीट ले लीजिए, उसका प्रयास कीजिए, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि कई शिक्षक है वो भी अपने ढंग से बताते हैं इसको। तो एटलस से को पढ़ने के दौरान वो क्या है कि एटलस को देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड है ना, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ये आप ले सकते हैं। ये एक मानक है बुक, इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन में आता है। जो आपको पसंद हो, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, उसको एक ले लेंगे आप, ठीक है। और यहाँ आज जो कक्षा में पढ़ा दी जाएगी उसको आपको इस पर देखना है, एटलस पर देखना है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, कोई मतलब नहीं है। शब्द का थोड़ा बहुत उच्चारण में दिक्कत होती है, लेकिन हमको हमारा लक्ष्य क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को देखना, या फिर पूरी, जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो समाचार पत्र में कौन सा क्षेत्र, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो किस ढंग से हम कौन सा क्षेत्र है उसके बारे में हम अवगत हों। तो आइए हम देखते हैं दूसरे पार्ट में हम आए। तो यहाँ पर जब हम इसी पार्ट को देख रहे हैं ना, ये पार्ट है, ये आप यूरोप का अध्ययन कर रहे हैं, यूरोप के क्षेत्र में इस पार्ट को यदि हम देखें, यहाँ आप जब मैप को ड्रॉ कीजिएगा, ड्रॉ करने के बाद क्या होता है कि आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं। जब तक फीलिंग्स नहीं आएगी तब तक हम एटलस को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि नहीं तो एटलस देखना है, फिर उसके बाद 2-4 दिन ध्यान में रहेगा, उसके बाद आप गायब हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको खुद से ड्रॉ कीजिएगा तो वो एक अनुभूति आपकी अपनी होगी। चलिए आइए हम देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं तो ये जो उठा हुआ भाग है ये स्कैंडिनेवियाई पर्वत है। क्या बोलेंगे, स्कैंडिनेवियाई पर्वत। ध्यान रखिएगा, 2-4 बार बोल के आप, जैसे विदेशी शब्द है, नए बच्चे जो है या नए जो है स्टूडेंट वो तो देख रहे हैं ना, तो उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। जो पुराने हैं या सिद्धस्थ है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम एक इनिशियल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई पर्वत, तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत का जहां जहां विस्तार हुआ है, देख रहे हैं यही पर्वत जो है आगे जहां जहां इसका विस्तार हुआ है तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र कहते हैं। तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत के अंदर यहाँ दिख रहे हैं, तो हम आज 2 चीज पढ़ेंगे, एक स्कैंडिनेवियाई देश और दूसरा उसी में अगर देखा है फिनो स्कैंडिनेवियाई देश। देखिए इसको लाल कलर से लिख दिया गया, एक क्या है स्कैंडिनेवियाई देश और दूसरा फेनो स्कैंडिनेवियाई देश। ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत कौन कौन से स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इसके अंतर्गत 4 देश आते हैं, एक नॉर्वे, दूसरा स्वीडन, तीसरा आइसलैंड और चौथा डेनमार्क। अब इसकी अवस्थिति देखिए कहाँ कहाँ ये पर्वत का विस्तार हुआ है, देख रहे हैं ना, आइसलैंड इस ओर है, पर्वत है। अब वो क्या है, चट्टान के निर्माण के क्रम में सब पर्वत की जो चट्टाने हैं इधर उधर छिटकी हुई थी, तो उसके संदर्भ में यहाँ आइसलैंड है। आइसलैंड की अवस्थिति देखिए ये एकदम इससे पृथक है, ठीक है। अब यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, ये 4 क्षेत्र में इसका स्कैंडिनेवियाई पर्वत का विस्तार है, जिसके कारण हम इसको इसके अंतर्गत स्कैंडिनेवियाई देश के रूप में जानते हैं। अब दूसरा देखिए, इसी के नीचे अगर देखा जाए स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तो यहाँ क्या है, इसको यदि ये स्कैंडिनेवियाई देश और एक फिनलैंड, देख रहे हैं ना, फिनलैंड को यदि हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फेनो स्कैंडिनेवियाई कंट्री। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हमको, और अगर आप ऐसे तो स्कूली कक्षाओं में आप याद किए होंगे, राजधानी भी क्वेश्चन पूछी जाती है, खासकर देखिएगा दरोगा में आता है, दरोगा में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि यूरोप के दक्षिण में क्या है। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत आसान प्रकृति का, लेकिन मैप नहीं जानने के कारण हम लोग दे नहीं पाते उसका जवाब, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है उसमें। यहाँ देखिए ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक, ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, और यहाँ पर हम फिनलैंड का अगर देखें तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी।
ध्यान रखिएगा। तो ये आज आप दो चीज को ध्यान में रखिए। अब देखिए इसमें पॉलिटिकल मैप होता है, पहले ही हम बताए थे राजनीतिक मानचित्र होती है। आज एटलस में यदि आप देखिएगा तो ये देश है और देश की सीमा कहां कहां तक मिली हुई है उसको देखेंगे हम। दूसरा होता है प्राकृतिक मानचित्र, जो कि जस्ट उसी पेज में दिया जाता है, पेज के बगल वाले पेज में दिया जाता है। दोनों यदि एटलस को आप देखें, एटलस का अवलोकन करें तो उसमें आप देखेंगे एक तरफ प्राकृतिक, दूसरी तरफ राजनीतिक मानचित्र रहता है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ देखें हम कुछ टर्म को हम याद करेंगे। यहाँ देखें, दिख रहे हैं ना, इस क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है, ये देख रहे हैं, ये पार्ट है, ये देखिए बाल्टिक सागर है, और यहीं पर ये संकरा जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहें, बोथनिया की खाड़ी है। आपको याद रखना है ये बोथनिया की, यहाँ जैसे हम दर्शित कर दिए, दिखा दिए इसको, ये बाल्टिक सागर है और ये बोथनिया की खाड़ी, ध्यान रहेगा। फिर आगे हम जब चलेंगे अगली कक्षा में जो बताया जाएगा कि कुछ कुछ प्राकृतिक, जैसे नार्वे है तो नार्वे में जो नार्वे की जो कोस्ट है ये पूरा आर्टिक के वृत्त के पास पड़ता है, जिसके कारण ये क्या है, बर्फ से आच्छादित रहता है, जिसको हम अगर देखें तो इस कोस्टल एरिया, जो कि ये कोस्टल एरिया है पूरा, ये इसका कनाडा वगैरह में भी विस्तार है, हम आगे हम देखेंगे। जो फ्योर्ड कोस्ट के रूप में जाना जाता है। अब फ्योर्ड कोस्ट में सबसे लंबा फ्योर्ड कोस्ट कहां पर है, तो ऐसे बहुत सी चीजों को हम आगे की कक्षा में फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।